हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्लास 9 CBSE NCERT here. That's important for social science here, part of economics. But question arrive here, what do you understand by the vulnerability to poverty? You know that is an important question here. What do you understand by the vulnerability to poverty? You know that a few points on your screen. The first of all here, vulnerability of poverty means some communities or social groups are more prone to be poverty than other section of society. That's important point here. And second here, members of backward caste are individuals such as with those are a physically handicapped person of becoming and remaining poor in the coming year. That's important point here. There with those are the physical handicap person of becoming or remaining poor in the coming years. And vulnerability is determined by the options available to the different community for a finding on alternative living in the term of assessed education, health and job opportunity. That's important. And also here, further it is analyzed on the basis of the greater risks this group has at the time of natural disaster like a earthquake, tsunami, terrorism, etc. There is here natural disaster here, earthquake and tsunami and terrorism also. That's important here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9वीं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गरीबी के प्रति संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गरीबी के प्रति संवेदनशीलता यानी गरीबी क्या होती है और गरीबी कहते किसे हैं और गरीबी की संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और उसको कॉपी पे नोट डाउन करना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे पॉइंट व्यू होंगे जो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको जो भी पॉइंट पसंद आता है और जो इजी लगता है उसको आप नोट कीजिए, समझिए, पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। और हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन जो आया गरीबी के प्रति संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो कहते हैं गरीबी की संवेदनशीलता का मतलब है कि कुछ समुदाय या समाज समूहों में समाज के अन्य वर्ग की तुलना में गरीबी का खतरा अधिक है। संवेदनशीलता का मतलब यही होता है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं अपनी जीवन का सही पूर्वक आनंद नहीं ले पाते हैं, वो किसी न किसी चीज़ से सदैव ही ग्रसित होते हैं, तो उसे गरीबी कहते हैं। यानी देखा जाए तो इससे जो है बड़े अमीर वर्गों से इनको सदैव ही खतरा रहता है, तो वो गरीब कहलाते हैं। यानी कुछ समुदाय या सामाजिक समूह में समाज के अन्य वर्गों की तुलना में गरीबी का एक खतरा अधिक है और वो हर समय कुछ न कुछ मुसीबतों से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। कभी उनके पास रोटी नहीं होता है, तो कभी उनके पास कपड़ा नहीं होता है, तो कभी उनके पास छत नहीं होती है। तो जनरल सी बात है, सारे व्यक्ति गरीबी ही कहलाते हैं और ये सबसे बड़ी संवेदनशीलता है गरीब के प्रति। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं पिछड़ी जाति के सदस्य या विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जैसे व्यक्ति अपने जो आने वाले वर्षों में गरीब हो जाएंगे या रह जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दूसरी पॉइंट के अंतर्गत बताया है कि कुछ पिछड़ी जाति है
के सदस्य या तो विधवा हो जाते हैं या शारीरिक रूप से कोई विकलांग हो जाते हैं। तो जनरल सी बात है, देखिए कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं होता है। इवन कि कोई भी औरत का पति मर जाता है तो जनरल सी बात है वो सक्षम नहीं होती है, तो वो गरीबी के प्रति संवेदनशील हो जाएगी। लेकिन आज हम जानते हैं कि आज औरतों को शिक्षा दी जाती है, उसको हर तरह से जो है कहते हैं सक्षम बनाया जाता है, कहते हैं खुद भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के समय का दिन। तो यहाँ पर अगर हम गरीबी के प्रति संवेदनशीलता के ऊपर हम विचार करें तो यही बात आता है कि पिछड़ी जाति सदस्य या विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जैसे व्यक्ति आने वाले वर्षों में गरीब हो जाएंगे या रह जाएंगे। तो गरीबी तो जनरल सी बात है, अगर आपके शरीर में कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति पे जो है एक तरह का डिपेंडेबल हो जाते हो, दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाते हो, तो आप गरीब हो जाते हो। आपको दूसरा बंदा जो कहेगा करेगा तभी आप कुछ करते हो, अदरवाइज आपके पास कुछ भी नहीं रहता। तो जनरल सी बात है, ये गरीबी की संवेदनशीलता के ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताता है। इवन देखें अगला पॉइंट, और संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी के अवसरों के संदर्भ में वैकल्पिक जीवन खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के लिए उपलब्ध विकल्पों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी के अवसरों के संदर्भ में वैकल्पिक जीवन खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के उपलब्ध विकल्पों द्वारा जो है निर्धरता का जो है आकलन की जाती है। किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ रहता है और उसके पास नौकरी कैसे अवसर मिले हुए हैं। तो ये सारे गरीबी के प्रति संवेदनशीलता के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इवन देखें तो इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आपको पता है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत भूकंप, सुनामी कहते हैं ये आती ही रहती है, ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मानव निर्मित आपदा जैसे आतंकवाद हो गया आदि बहुत से आते हैं। कहते समय इन समूहों का सामना करने वाले बड़े ही जोखिम के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि ये सब ऐसे समय काल होते हैं जहाँ पर कोई भी देश, कोई भी जितना बड़ा हो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा जो होती है इंसानों के द्वारा नहीं होती है, ये प्राकृतिक स्वयं ही उत्पन्न करती है। लेकिन देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा में कहीं ना कहीं मनुष्य का ही हाथ होता है, क्योंकि ये सारे आपदाएं मनुष्य ने स्वयं ही आमंत्रित किया है। और देखा जाए इसको तो आमंत्रित करते ही हैं, लेकिन जो वो स्वयं ही करते हैं, जैसे आतंकवादियों गतिविधियों का बढ़ावा देते हैं, कहते आए दिन विश्व युद्ध कर रहे होते हैं। तो ये सब जो है क्या करता है, लोगों को गरीबी की उस रेखा तक पहुंचा देता है जहां से वो उभरे थे। और आपको क्या लगता है कि कोई भी देश अगर युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो उनको संपत्ति नष्ट नहीं होती है? युद्ध में सिर्फ देश की संपत्ति जलती है और कुछ नहीं जलता है, और देश जो है अपने सालों से 100 साल जो है पीछे पिछड़ जाता है। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो कहते हैं ना, युद्ध किसी भी मसला का हल नहीं होता है, इससे गरीब कहते हैं देश बन जाता है। लोग तो बात की बात है, सबसे पहले तो गरीब देश बन जाता है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ज़रूरी है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाउ वेयर द ब्रिटिश पॉलिसी responsible for the increasing in the poverty in India? You know that is an important question here. How were the British policies responsible for the increase of in a poverty in India? You know that there is a most important point here. First of all here, there is a number of cases for the this period in India. Not a one, but number of cases of there is a disparity with India. First of all here, one of the historical reason in the low level of economical development. That's important here. There is a low level of economic development under the British colonial administration. That's important. The low level of economical development under to the British colonial administrations here. And the next, the policies of colonial government also run it is a traditionally is a handicraft and discourage development of industry like a textile. That is more main point here. And the next, the low rate of growth has persisted until the
18th. That's important. The low rate of growth persists until the 1980s here. Next point here. This resulted in the less job opportunities and low growth rate of income. That's important. This resulted in a less job opportunities and low growth rate of incomes. And this was accompanied by a high growth rate of population. You know that's important. And this accompanies by there is a high growth rate of population. The two combine to make the growth rate of per capita income every low. The combine to make the growth rate of per capita income very low. The failure at both the front of promotion of economical growth and population control perpetuated the cycle of poverty. That's important here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9 CBSE NCERT सोशल साइंस, और सोशल साइंस का ये इकोनॉमिक्स का भाग है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए ब्रिटिश नीतियाँ किस प्रकार उत्तरदायी थी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन साफ है कि भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए ब्रिटिश नीतियां किस प्रकार उत्तरदायी थी। अब ये सोचिएगा कि भारत गरीबी में ब्रिटिश का क्या हाथ था। दोस्तों देखा जाए तो हमारे भारत देश पे 250 साल करीबन जो है ब्रिटिश ने राज किया था और ब्रिटिश ने सारी पॉलिसी का जो है निर्माण करवाया था। तो उन पॉलिसियों में जो है गरीबों के लिए बहुत ही कम संसाधन थे। अब कम संसाधन होगा तो गरीबी का उत्थान नहीं होगा, गरीब लोग आगे आ नहीं पाएंगे, जिसके कारण जो है भारत आज़ाद होने के पश्चात भी गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो था ब्रिटिश नीतियां थी, और ब्रिटिश नीतियों को ही हम जिम्मेदार मानेंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें तो कहते हैं भारत में इसके व्यापक होने के कई कारण थे। भारत में इसके व्यापक होने के कई कारण हुए। कहते हैं ऐतिहासिक कारणों में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर था। कहते हैं ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन तो थी, लेकिन कहते हैं ब्रिटिश ने कभी भी इस देश को अपने की तरह नहीं देखा, सदैव ही अपने व्यापार के लिए ही भारत का शोषण किया, और इस कारण से जो है आर्थिक विकास का निम्न स्तर सदैव ही भारत में रहा। तो ये सबसे पहला कारण है कि भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए ब्रिटिश की नीति कई हद तक उत्तरदायी थी कि ब्रिटिश के जो उपनिवेश शासन था वो सिर्फ आर्थिक विकास का यहाँ पर निम्न स्तर ही रख सके। दूसरी बात आता है कि उपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया और कपड़ा जैसे उद्योग विकास को हतोत्साहित कर दिया। आपको पता ही होगा कि भारत जो है कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है, और कहते हैं जब ब्रिटिश उपनिवेश भारत में आई तो उन्होंने अपने मशीनों के द्वारा बने हुए हर एक वस्तु का जो है भारत में प्रचार करने लगे, जिनके कारण जो पारंपरिक भारत में हस्तशिल्प थे वो सब के सब नष्ट हो गए। और जर्नल सी बात है, जब कुटीर उद्योग नष्ट होगा तो भारत में कई ऐसे लोग थे जो पहले अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन अभी हस्तशिल्प नष्ट हो जाने के कारण वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो देखा जाए तो भारत में गरीबी के लिए ब्रिटिश नीतियां ही मुख्य जिम्मेवार थी। इवन देखें तो विकास की निम्न दर 1980 के दशक तक बनी रही। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विकास की जो निम्न दर थी वो काफ़ी दशक तक बनी रही। इसका कारण ये था कि ब्रिटिश शासन को सदैव ही जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनसे सामना करना पड़ता था, और कहते हैं क्रांतिकारी होना इसमें कहते हैं भारत के लोगों को नुकसान सबसे अधिक उठाना पड़ा,
ब्रिटिश शासन भारतीय क्रांति को दबाने के लिए भारतीय जो है संसाधनों का उपयोग करते थे और जिसके कारण भारत जो है और गरीबी रेखा में चला गया। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि कभी भी कहते हैं युद्ध किसी भी समस्या का सलूशन नहीं होता है। युद्ध में कहते हैं कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोग अपना जो है उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात से भी युद्ध को टाल दें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि कहते हैं युद्ध में ना तो किसी मंत्री का घर जलता है और ना किसी बड़े लोगों को नुकसान होता है। नुकसान होता है तो आम व्यक्ति के, आम इंसान का, और ये आप भली भांति समझते हो, क्योंकि आम लोग भूख से तड़पते हैं, आम लोग जो है रोटी कपड़ा के लिए तरस जाते हैं। कहते हैं बड़े बड़े मंत्री को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। कहते हैं अगर यहाँ हालात बिगड़ता है तो दूसरे देश में प्रलयान कर जाते हैं, लेकिन जो आम गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बड़े बड़े जहाज़ों, बड़े बड़े प्लेनों से कहाँ से दूसरे क्षेत्रों में जा सकते हैं? वो तो दौड़ेंगे भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं साफ बता दूं कि जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो है देश के आम व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। जो अपना जनरली जीवन भी व्याप्त कर रहे होंगे वो भी अपना जीवन के आवश्यक और मूलभूत चीज़ें उनके नष्ट हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है कि विकास की दर 1980 के दशक में काफ़ी हद तक बनी रही। इवन देखिए तो इसके परिणाम स्वरूप नौकरी के अवसर कम हुए और समय की वृद्धि दर कम हुआ। तो जरना सी बात है, अगर ऐसा समय काल आता है तो नौकरियों की अवसर भी देखा जाए तो ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत अच्छी नहीं थी, जिनके कारण आय की वृद्धि दर बहुत ही कम थी और इस कारण जो है भारत में गरीबी का मुख्य उत्तरदायी ब्रिटिश को ही माना जा सकता है। उसके पश्चात पॉइंट देखें तो इसके साथ जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर भी थी, यानी जब ब्रिटिश शासन के दौरान जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर थी और ये वृद्धि दर ने भी कई हद तक गरीबी पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं आज देखा जाए तो भारत की जनसंख्या सभी पूरे विश्व को पछाड़ के आगे नंबर 1 पे आ गया है। तो इसका मतलब है कि इनको संसाधन तो कम है और उन्हीं संसाधनों से इतनी बड़ी जनसंख्या का जो होगा भरण पोषण होगा। लेकिन देखा जाए तो जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नष्ट होती चली जा रही है, औद्योगिकरण में कन्वर्ट हो गया है या शहरीकरण में बदल गया है। तो आज भी वही दुर्दशा हमारे देश के भी होने वाला है कि उस समय जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर ने भी काफ़ी प्रभावित किया और आज आधुनिक युग में भी यही हमें देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या का उच्च दर जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, हमने पूरे विश्व में प्रथम स्थान तो जनसंख्या में हासिल कर ही लिया है और इतनी बड़ी विस्फोट बहुत बड़ी चिंता का जो है परिचालक हो सकता है भविष्य में। आगे देखें दोनों में मिलकर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को भी कम कर दिया है। देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ने, जनसंख्या वृद्धि दर ने और आय की वृद्धि दर ने जो है दोनों ने मिलकर जो है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में बहुत ही कमी कर दी है, जिसके कारण जो है आम व्यक्ति भी जो मिडिल क्लास के थे वो भी गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। देखा जाए दोनों मोर्चों पर विफलता, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जनसंख्या नियंत्रण में गरीबी के चक्र को कायम रखना, ये दोनों मोर्चा जो है विफलता की अपनी चरम सीमा पे थी और ये सब कारण बनते हैं यहाँ पर निर्धनता के एक चुनौती के अंतर्गत। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट, व्हाट इज अ पॉवर्टी? यू नो दैट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज अ पॉवर्टी and what are the dimension of poverty? You know that is important for the, according to the chapter here, what is a poverty and what is the dimension of poverty? You know that poverty is a situation in which a person is unable to be get the minimum necessity of life. You know that the poverty is the situation in which a person is unable to get the minimum necessity of life. Due to the poverty, poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. Due to poverty, poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. And let's see the dimension of poverty here. That's important.
And the next year, poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. In a farms, factories, government office, and hospitals, railway station, etc. That's important. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in a farm, factories, government office, hospitals, railway and station, etc. That's important point here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्धनता एक चुनौती, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9th CBSE NCERT सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ पर चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यहाँ क्वेश्चन में आया है कि गरीबी क्या है और गरीबी की आयाम क्या है। क्वेश्चन साफ है, गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी कौन होता है, गरीब होता कौन है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। गरीबी समझ गए होंगे। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन की न्यूनतम अवस्थाएं प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। जो व्यक्ति इन चीज़ों तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ जो है प्रोवाइड्स नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को पाने में समर्थ नहीं है, तो वो गरीब कहलाएंगे। मान लीजिए किसी के पास छत नहीं है अपना, जिनके पास एक वक्त भूखा सोना पड़ता है, और कहते हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं है सही ढकने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो गरीब कहलाते हैं। गरीबी के कारण गरीब लोग ऐसी स्थिति में हैं कि लगभग हर स्थान पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। कहते हैं गरीबी वो अवस्था है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों जो के द्वारा प्रताड़ना भी दी जाती है। ये लोग इनको जो है दुर्व्यवहार भी करते हैं, उनके साथ गलत रीतियों का भी अनुसरण करते हैं, गलत बातों का भी अनुसरण करते हैं। तो कहते हैं गरीबी एक बहुत ही बड़ा जो है आम व्यक्तियों के लिए संकट का एक कारण भी है। तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि आगे हम गरीबियों के आयाम की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि गरीबी के आयाम क्या हैं। कहते हैं गरीबी का अर्थ है भूख और आश्रय की कमी। गरीबी का अर्थ होता है भूख और आश्रय की कमी। ये महत्वपूर्ण आयाम है। कहते हैं यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। यह ऐसी स्थिति है जहां बीमार लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं। अब देखा जाए तो आज हर एक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे ही होगा, क्योंकि वो इलाज करने या करवाने में सक्षम नहीं होते हैं। और इवन देखा जाए तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने में भी असमर्थ है। कहते हैं सरकार ने इसके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन फिर भी वो शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। और जो व्यक्ति समर्थ है शिक्षा देने में, जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो वहाँ के टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो ये भी निर्धनता है। कहते हैं गरीबी से बड़ा अनपढ़ता जो है वो निर्धनता के आयाम बनेंगे। कहते हैं जो माता पिता नहीं भेज पाते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो माता पिता भेजते हैं स्कूल और बच्चे कुछ पढ़ के नहीं आते हैं, तो ये सबसे बड़ा निर्धनता की चुनौती होगी। आगे देखें तो गरीबी का मतलब साफ पानी, स्वच्छता सुविधाओं की कमी भी है। गरीबी उनको कहते हैं जो साफ पानी नहीं पी पाते हैं, जो स्वच्छता सुविधाओं की कमी है जिनके पास। आज देखा जाए तो स्वच्छ पानी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं, करीबन 80% लोग हैं जो साफ पानी नहीं पी पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली जैसा शहर, वहाँ पर तो अमीर से अमीर लोग भी गंदे पानी पीने के लिए विवश हैं, तो क्या वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं? दोस्तों कहते हैं हर बात को आकलन हम इस प्रकार नहीं कर सकते।
हम यहाँ पर जनरली लेके चल रहे हैं कि गरीबी का मतलब साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी जो है गरीबी का आयाम हो सकता है। इसका मतलब न्यूनतम सभ्य स्तर पर नियमित नौकरी की कमी भी हो सकती है। अगर देखा जाए जो व्यक्ति बेल्ला है वो भी गरीब है, वो भी गरीबी रेखा से नीचे के आयाम में आता है, क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, वो भी गरीबी के आयाम के अंतर्गत आता है। कहते हैं गरीब लोग ऐसी स्थिति में हैं कि खेती, कारखाने, सरकारी कार्यालय, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन आदि लगभग हर जगह पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। यानी देखा जाए तो दुर्व्यवहार करना एक आयाम बन गई है। गरीब लोग कहीं भी चले जाएं, चाहे वो खेतों में काम करे, कारखानों में काम करे, सरकारी कार्यालयों में भी काम करे या अस्पतालों में काम करे, इवन रेलवे स्टेशन आदि लगभग हर जगह पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उनके साथ तिरस्कार की भावना से देखी जाती है। तो ये सारे के सारी बातें जो है गरीबी के आयाम के अंतर्गत आता है, यानी पॉवर्टी डायमेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, डिस्कस द वेरियस ग्रुप्स दैट्स आर vulnerable to poverty. You know that is important. Discuss the various group here. The various group are vulnerable to poverty here. You know that the following groups are vulnerable to poverty here. First of all here, social groups. First of all here, social groups. Social groups which are the most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe households here. You know that this call to the SC and ST here, that's a household here, and thought there is an average for the people below poverty line for all group in India. There is a 43 out of 100 people belong to the scheduled tribes are not able to meet their basic need. That's important here. The social group, there is a most important here, there is a social group here, scheduled caste and scheduled tribes here. There is a 43 out of 100 people belong to the scheduled tribes are not able to meet their basic need here. And the next here, economic group. Economic groups, that's important. Among the economic group, the most vulnerable groups are the rulers, agricultural labor here, and household and their urban casual labor household here. You know that there's a main factor economical groups here. And there is a next inequality of income within a family. That's important. Inequality of incomes within a family. There are also inequality of income within a family. In a poor family all the suffer, but some suffer more than other. In some case women, elders, people and female infant are denied equal access to resources available to the family. That's an important point here, inequality of incomes within a family here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9वीं CBSE NCERT सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है यहाँ पर चैप्टर आया है, जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन विभिन्न समूहों पर चर्चा करें जो गरीबी के प्रति संवेदनशील है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन साफ है कि हमने विभिन्न समूहों पर चर्चा करना है जो गरीबी के लिए संवेदनशील है, काफ़ी गरीबी रेखाओं में रह के अपना जीवन यापन करती हैं। तो सबसे पहली बात तो आता है कि इसमें ऐसे बहुत से ग्रुप हैं, हमने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह एक ऐसा समूह है जो गरीब के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, और देखा जाए तो वो है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। कहते हैं आज भी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति गरीबी रेखा के प्रति बहुत काफ़ी संवेदनशील है। हालांकि भारत में अभी समूह में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का औसत 22 है, यानी भारत में सभी समूहों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का औसतन जो रखी गई है वो 22 है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के 100 में से
43 लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 100 में से 43% लोग जो है अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है। और ये अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो आज भी जो है घुमंतरू जीवन जीते हैं। सरकार इनको हर समय जो है हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घुमंतरू जीवन में ही यापन करना पसंद करते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं इनकी अपनी स्वयं की गलती है, क्योंकि सरकार जब इनको अपॉर्चुनिटी देती है तो ये नहीं मानते हैं और अपना जीवन जो है इस प्रकार व्याप्त करते हैं, जिनके कारण भारत की जो है गरीबी रेखा के प्रति संवेदनशील कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप जो आता है यहाँ पर आर्थिक समूह। देखिए आर्थिक समूह का भी अपना एक विशेष स्थान है। कहते हैं आर्थिक समूह में सबसे कमज़ोर समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार है। यानी देखा जाए तो आज भी जो कृषि श्रमिक परिवार हैं उनको आर्थिक समूह के अंतर्गत बहुत ही संवेदनशील माना जा सकता है, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर होते हैं, गरीब ग्रामीण होते हैं और शहरी आकस्मिक श्रमिक परिवार हैं। जो शहर में देखा जाए तो आकस्मिक श्रमिक परिवार हैं, उनको आर्थिक समूह के अंतर्गत गरीबी रेखा के संवेदनशील की क्षमताओं में रखा जा सकता है। इवन देखें तो एक परिवार के भीतर आय की असमानता ये सबसे बड़ी कारण बनती है यहाँ संवेदनशीलता की, कि एक परिवार के आय का जो है असमानता, परिवार में आय की असमानता भी है और गरीबी परिवार में सभी पीड़ित होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तुलना में अधिक पीड़ित भी होते हैं। और कुछ मामलों में महिलाओं, बुजुर्गों और महिला शिशुओं को जो है परिवार के लिए उपलब्ध संसाधनों तक सामान्य पहुंचाने से वंचित भी कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के भीतर आय की असमानता के कारण भी जो है भारत में संवेदनशीलता बनी है कि एक गरीब परिवार में सभी पीड़ित होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे के तुलना में अधिक पीड़ित होते हैं। यानी सभी पीड़ित होते हैं, लेकिन एक के तुलना में दूसरे लोग अधिक पीड़ित होते हैं। इसमें खास कर देखा जाए तो महिलाएं आ जाती हैं। महिलाओं को पता ही होगा कि हर क्षेत्र में जो है उनके साथ दुर्व्यवहार की जाती है जो सही नहीं है। इवन देखा जाए तो बुजुर्गों के साथ भी जो है असमानता की व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है महिला शिशुओं के प्रति। कहते हैं भारत जितना मर्जी आधुनिक युग में चला जाए, लेकिन ये सब बुराइयां भारत में से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों की सोच नहीं बदल रही है। कहते हैं महिलाओं के साथ तो दुराचार करते ही करते हैं, बुजुर्ग माता पिता के साथ भी इनका व्यवहार कुछ सुखदायक नहीं होती है। इवन कि महिला शिशु होती है उनको गर्भ से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये सब जो है परिवार में असमानता के कारण संवेदनशीलता का सबसे बड़ा परिचालक है, जो होना नहीं चाहिए। कहते हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, शिशु महिलाओं के साथ भी व्यवहार नहीं होना चाहिए, इवन बुजुर्गों के साथ जो है बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब घर के जो है महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और इनको भी जीवन यापन करने का हर एक संसाधन देना चाहिए। कहते हैं भारत में ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और हर क्षेत्र में ये जो है अच्छा नहीं अपने आप को साबित कर पा रहा है। नो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट। डिस्क्राइब द एम ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड द प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट। डिस्क्राइब द एम ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना and the प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। That's important here. First of all here, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. What do you mean here? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना means SGSY was the launch in 1999. 1999, there is a most important period time here. The launch of स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना here, a short form here SGSY. The program aimed at the bearing their assisted poor family and above the poverty line by organizing them into self-help group through a mix of bank credit and government subsidy. You know that स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, that's important for here.
for help a self-help group through the mix of bank credit and government subsidy. Launched by here 1999. That's important here. And the next here, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना. That's important here. Next, the प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना means PMGY. प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना was launched in 2000. That's important. The launching by the 2000 here. Under this scheme, additional center assistance is given to the states for the basic service such as a primary health, primary education, and rural shelter, and rural drinking water, and rural electrification. That's important here. First of all here, Swर्ण Jayanti Gram Swaraj Yojana is the main purpose here. A self-help group, there are a mix of bank credit and government subsidy. But second here, Yojana, Pradhan Mantri Gram Uday Yojana, there is a most important here, a primary health and primary education, rural shelter and rural drinking water and rural electrification. That's main purpose here. You know that, you understand. Two Yojana here. स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना. दैट्स इम्पोर्टेंट हियर. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर, निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9वीं CBSE NCERT के आधारित है. सामाजिक विज्ञान जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट. और हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना के उद्देश्य का वर्णन करना है. कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्राम योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रह सकता है क्योंकि ये एक योजना है. सबसे पहले और हम बात करें यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसको देखा जाए तो हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को जो है SGSY भी कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में SGSY कहते हैं. किसको? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. कभी कभी आपको जो है यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, पूरा नाम भी पूछे जा सकते हैं. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है. इवन कि MCQ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च किया गया. तो ये लॉन्च किया गया था 1999 में. इसको जो है 1999 में शुरू की गई थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना. तो इसका उद्देश्य भी आप समझ गए होंगे कि इसका मेन उद्देश्य था कि बैंक ऋण देना और सरकारी सब्सिडी, जैसे मध्य जो वर्ग के जो गरीब परिवार के लोग थे वो जो थे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके और अपना जीवन यापन कर सके. और इसको लॉन्च किया गया था 1999 में. तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना. ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से देखा जाए तो. प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना जिसको हम PMGY भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PMGY, ये प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2000 में. ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2000 में इसको जो शुरुआत की गई थी. और इस योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवा के लिए राज्य के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाती थी. यानी आप समझ गए होंगे कि ये केंद्र को सहायता देने की प्रावधान किया गया था कि इसमें अतिरिक्त दी जाती थी कि जो वहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर उनको प्रोत्साहित किया जाए, ग्रामीण आश्रय भी दिया जाए
और ग्रामीण पेयजल की सुविधा भी, और जो है इनके घर तक जो है बिजली का आपूर्ति किया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी जो 2000 में जो है लागू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। तो ये दोनों योजनाएं एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, आपको इसको करना है, समझना है और अपने कॉपी पर नोट डाउन करना है। इसके पॉइंट कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। हाउ डज द रैपिडली ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन increase the poverty in a country? You know that is the most important factor here of poverty is here. The rapidly growth rate of population increase of poverty in a country. That's important question for the exam view here. Let's see some point that increasing of poverty in a country here. First of all here, rapidly growth of population in a comparisons to be a rate of growth of resources hamper the process of economical development. That's important point here. Rapidly growth of population in a comparison to the rate of growth of resources hampers the process of economical development. And the next point here, increase in a population reduce the per capita income. Increasing a population reduce a per capita income. That's main factor here. Increasing of population and reduce the per capita income and lower their standard of living and economics. That's important point here. The lower the standard of living in economy. That's important. In India, rapidly growth of population has put in a more stress on its economics. Rapidly growth of population has put a more stress on its economical and social infrastructures, and thereby there is a aggravation the problem of poverty and unemployment. That's important here. The main factor of population increasing of poverty is the country here. The main problem is creating the poverty and unemployment. That's important point for the exam view here. Due to the enormous population, a large potential of national income is used to the consumptions and less to left for the saving, which in the turn reduce the capital formation. That's important. Due to the increments of population, a large portion of national income is used on the consumptions and less is left for a saving, which in the turn reduce the capital formation here. As a result of low capital formation, enough employment opportunities here and cannot be created, which further aggravate the problem of poverty. That's important here. As a result of low capital formation, enough employment opportunities here and cannot be created, which the further aggravate to the problem of poverty. Poor people in India are ignorant, illiterate and has a very less mean of the entertainment, so they end up adding to the more to be population. You know that's an important point here. Poor people in India are ignorant, illiterate and has a very less mean of entertainment, so they end up adding more to the population. That's important point here. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर, निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9वीं CBSE NCERT सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो हमारा चैप्टर है, हम जो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर किसी भी देश में गरीबी को कैसे बढ़ाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी देश की अपनी एक सीमा होती है और उसी सेम सीमा में जो है सारी जनसंख्या निवास करती है। अगर देखा जाए तो समय के साथ सीमा नहीं बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या समय के साथ बढ़ती रहती है। कहते हैं उन्हीं सीमाओं में कुछ जनसंख्या का भरण पोषण होती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाती है तो ये उस भूमि पे एक दबाव पैदा हो जाती है। तो जर्नल सी बात है कि जनसंख्या की जितनी तीव्र वृद्धि होगी गरीबी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। क्योंकि देखा जाए कि अगर मान लीजिए
एक घर में एक परिवार रहता था, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई है, कई व्यक्ति हो गए हैं, तो उसी जितने व्यक्ति होंगे उतने ही घर की ज़रूरत पड़ेगी और उतने ही जगह पर जो है ये अपना घर बिल्ड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय अवधि में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी गांव थे, पिंड थे, लेकिन आज वो शहरों में बदलते चले जा रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन हो रहा है। बड़े बड़े ठेकेदार जो है ज़मीनों को बहुत ही आसानी से बेच रहे हैं। अब देखिए उन क्षेत्रों में न जाने कितने टन जो है खाद्य उत्पादन होते थे, आज वहाँ पर बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं। अब जर्नल सी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन हम कैसे कराएंगे, जबकि हमारे जो है ज़मीन की जोत जो है कम होती चली जा रही है। तो ये बात साफ करता है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर किसी भी देश में गरीबी को सबसे अधिक बढ़ाती है और ये बात भारत में साबित हुआ है, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 50% से तक जो है गरीबी रेखा से नीचे निवास लोग कर रहे थे, लेकिन यही आंकड़ा आज आधुनिक युग में, आधुनिकता में जो है 50% से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कंडीशन सुधरी नहीं है, कंडीशन बिगड़ती चली जा रही है। और एक और बात को मैं आपको साफ कर दूं कि भारत की जनसंख्या कहते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पे आ गया है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है हमारे देश के लिए। अगर हम क्वेश्चन के अंतर्गत पॉइंटों पर नज़र डालें तो कहते हैं जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर किसी भी देश में गरीबी का कारण बनता है। कारण पहला यही बनता है कि संसाधनों की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधा करती है। बात सही है। देखिए संसाधन की वृद्धि कभी नहीं होती है, संसाधन जो थे वो सीमित है, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन देखें अगले हम पॉइंट पे तो कहते हैं जनसंख्या में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो व्यक्ति घर में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक कमाने वाला और 4 व्यक्ति ऐसे ही हैं, बिल्ले हैं, तो उसका इनकम जो आएगा एक व्यक्ति के वो 5 व्यक्तियों में बांटी जाएगी, तब जाके प्रति व्यक्ति आय निकलती है। यानी भारत की जनसंख्या और जितने भी बैंकों में पैसे हैं या जितने भी हमारे पास रकम अगर डिवाइड कीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही नीचा आएगा। और आपको तो पता है कि भारत में करप्शन की एक होड़ लगी हुई है, तो सारे पैसे जो हैं कहते हैं बैंकों में नहीं नज़र आते हैं, सारे के सारे जो हैं तिजोरियों में आते हैं, बेड के नीचे आते हैं या दीवारों में जो है चुने हुए नज़र आते हैं। तो इन पैसों की काउंटिंग नहीं होती है, जिनके कारण जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत ही भारत में कम है और इस कारण से अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर कम हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम हो जा रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर कम होता जा रहा है। इवन देखें तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने इसके आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों पर अधिक दबाव डाला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके कारण जो है आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों पर अधिक दबाव पड़ा है और इससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। गरीबी भी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कहते हैं आज कोई भी सरकार भारत में आ जाए, लेकिन वो सारी सरकार फेल है लोगों को रोजगार देने में। कहते हैं सभी जो है कागजी बातें ही कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार सभी व्यक्ति हैं। देखिए ये भी बेरोजगारी भी जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोग घर में बेले रहते हैं, उनके पास काम धंधा नहीं होता, वो क्या करें। उनका जो है जनसंख्या बढ़ाने में ही उनका विचार लगा रहता है। काम धंधा रहता है तभी लोग जो है काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, थके मांदे आते हैं, सोते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। फिर उनको समझ में आती है कि लोगों को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और जो घर में ही बैठे रहते हैं, उनको जॉब वॉब करते हैं तो वो क्या सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं कहते बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण बन जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण लिए। उसके पश्चात देखें तो विशाल जनसंख्या के कारण राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च हो जाता है। बात सत्य है कि जनसंख्या के कारण राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोग खर्च हो जाता है और बचत के लिए कम बचता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण कम हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिसके कारण पूंजी निर्माण जो है बहुत ही कम हो जाता है।
उसके पश्चात अगले पॉइंट पर नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं कम पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाते हैं। यानी कम पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाते हैं, जिससे गरीबी की समस्या और बढ़ती चली जा रही है। रोजगार नहीं बढ़ेगी तो जनरल सी बात है, गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन जो है हमारे सर पे तांडव करती रहेगी। कहते हैं भारत में गरीबी लोग अज्ञानी अशिक्षित हैं। भारत में गरीब लोग जो है अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं और उनके पास मनोरंजन के साधन बहुत ही कम है, इसलिए वह अत्यंत जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं व्यक्तियों की तरफ नहीं इशारा करके मैं सरकार की तरफ से करूँगा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन माता पिता भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार की नीतियाँ जो है उसके आड़े आ जाती है। और ये मैं कई क्षेत्रों में देखा हूँ। कहते हैं अगर आज कोई बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेज रहा है तो वहाँ पर शिक्षा की स्तर जो है बहुत निम्न स्तर है। तो ये कहाँ किसकी गलती है? सरकार की है कि सरकार इसमें सख्ती नहीं करती है, जिससे बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा कि 10वीं क्लास में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर वहाँ दिया गया है साइंस में, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, लेकिन कोई भी स्कूलों में कहीं भी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती है, जिसके कारण वो अधूरा जानकारी के साथ आगे जीवन यापन करते हैं और ये गलत है। मैं कहा ना, इस बात के लिए मैं सरकार को दोषी मानूंगा 100%, क्योंकि सरकार स्कूलों में सख्ती नहीं करती है। सरकार जो है बच्चों को सही एजुकेशन के लिए अध्यापकों को प्रेरित नहीं करती है। आज सभी अध्यापक यही बात कहते हैं कि कौन बच्चों को पढ़ाएगा, उनको सिर्फ आते हैं मोबाइलों पे काम भेज देते हैं और इनसे अपना जीवन जो है छुटकारा पा जाते हैं। तो ये सिस्टम सरकार की नहीं होनी चाहिए। सरकार को सख्ती बरतने की ज़रूरत है, जिससे हर एक बच्चा शिक्षित हो। अगर ये जनरेशन शिक्षित हो गई तो आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएगी। आज भी हमारे समाज में देखिएगा तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अनपढ़ हैं और जो 10वीं भी पास है उनको भी नॉलेज नहीं है। मैंने बहुत जगह ये देखा है और बहुत जगह समझा भी है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी गलती है, जिसको सरकार को मानना चाहिए। अगर वो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएंगे तो देश ऑटोमेटिक इन चीज़ों से उबर सकेगा। अब देखिए, एक प्रश्न मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि एक मंत्री का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता, वो प्राइवेट स्कूल में ही क्यों जाता है? और एक मंत्री का बच्चा प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करता है, वो सरकारी जॉब के पीछे ही क्यों पड़ता है? इस बात से आप साफ क्लियर हो जाता होगा आपको कि जितने भी मंत्री हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में, कोई मंत्री जानते हैं, उनको पता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर उच्च नहीं है, इसलिए कभी भी मंत्री बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अगर वो सच्चा माँ बाप है तो कभी नहीं पढ़ाएगा वो सरकारी स्कूल में। और आपको मैं बता दूं कि इसमें सरकार की नीतियां बहुत ही अलग है। कहते हैं EWS के रिगार्डिंग बच्चों को कोटा में कुछ एडमिशन होती थी तो सरकार ने यहाँ पर भी हथौड़ा चला दिया। हथौड़ा कैसा? अब स्कूल में एडमिशन जो होती है 0 से 1 किलोमीटर के दायरा लिया जाता है, 1 से 3 किलोमीटर का दायरा लिया जाता है और 3 से 4 किलोमीटर का दायरा लिया जाता है। दोस्तों, आप ये बात समझ सकते हो कि कोई भी स्कूल 0-1 किलोमीटर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति मिल सकते हैं, क्योंकि स्कूल बड़े बड़े जो प्राइवेट होते हैं वो अमीरी क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। और यहाँ से देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले EWS के लोग जो होते हैं बहुत दूर होते हैं। कहते हैं वहाँ तक तो इनकी किलोमीटर ही नहीं पहुँचती है। तो आसपास के बच्चे जो मिडिल क्लास में जो माँ बाप अच्छे ढंग से पढ़ा सकते थे वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के जो है बच्चों को एडमिशन करवा देते हैं। और रह कौन जाते हैं? जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो EWS कोटा के अंतर्गत आते हैं, वो रह जाते हैं। और देखिए सरकार की कितनी अच्छी नीति है। क्या आप ऐसे नीति सरकार की मान सकते हो, समझ सकते हो? ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है दोस्तों कि आज सरकार खुद चाहती है कि हमारे देश में अनपढ़ता बढ़े, क्योंकि अनपढ़ता जितनी बढ़ेगी सरकार को बिना सोचे विचारे लोग जो है लालच में आके वोट के जो है बटन दबाएंगे और इन लोगों को जिताएंगे। क्योंकि अनपढ़ लोग तो जैसे आप दोगे लालच वैसे लालचों में आ जाते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति लालच में कभी नहीं आता है। वो सोचता है, विचार करता है
और फिर जाके जो है बटन दबाता है। तो ये सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीति है अनपढ़ बनाए रखने की। तो मैं यहाँ पर सरकार को ही दोषी मानता हूँ। यहाँ आम व्यक्ति आज समझदार है, वो कहते हैं अब 2 रोटी कम खाते ज़रूर हैं, गरीब हैं 2 रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में हमेशा ही तकलीफ़ उठाएंगे। ये मैंने देखा है और ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आज गरीब लोगों की बात है, वो ये स्वयं सोचते हैं कि मैं बेशक ही अनपढ़ रह गया हूँ लेकिन मेरे बच्चे अनपढ़ न रहे। लेकिन स्कूल तो वो सब दिन भेजते हैं, लेकिन स्कूल वाले कुछ नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे जाते हैं, मार पीट करके आपस घर में बैठ जाते हैं। टीचर भी जाके वहाँ पर स्टाफ रूम में अपने गप पे मोबाइल लगा के मोबाइल पे चैट करते रहते हैं। तो सरकार ने अच्छी नीति बना दी है, हर क्षेत्र में मोबाइल को लाके खड़ा कर दिया है। तो इन सब कारणों से हमारे देश में शिक्षा का स्तर कम हो गया है और इसके कारण जनसंख्या बढ़ गया है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप मन से त्रिपाठी संस्कृत की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जनरल सी बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है त्रिपाठी संस्कृत हर समय आपके समक्ष उपस्थित रहेगा। ये सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाठी संस्कृत को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।